नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जेआईबी सीएमए ट्यूटोरियल्स के इस नए वीडियो में। यह हमारे जेआईबी कोर्स के अकाउंट्स चैप्टर का अगला वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एन्युटी एंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर, जो कि पहला चैप्टर है हमारे जेआईबी के कोर्स का। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है कि हमारी वीडियो की अपलोड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। वैसे मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये चीज बताई हुई है कि हर हफ्ते हम लोग 2 वीडियोस अपलोड करेंगे, एक उसमें से जेआईबी का होगा और एक सीआईबी का होगा। लेकिन एक कदम आगे बढ़ते हुए अब हम ये अनाउंस करना चाहते हैं कि हर बार जब भी बैंक की छुट्टियां होंगी, यानी कि एवरी वीकेंड सैटरडे संडे, जिस सैटरडे संडे में बैंक क्लोज होगा जिस वीक में, उसके सैटरडे को, और जिस वीक में सैटरडे ओपन होगा लेकिन संडे को क्लोज होगा उसमें सैटरडे को, इन नटशेल हर वीकेंड को हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे, एक जेआईबी का और एक सीआईबी का। यानी कि जिस वीकेंड में आपका सैटरडे और संडे हॉलीडे है उसमें आपको सैटरडे को वीडियो मिलेगा, और जिस वीकेंड में आपका संडे सिर्फ हॉलीडे है उसमें आपको संडे को वीडियो मिलेगा। इस फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके हमारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने का, समझने का और उन्हें यूज करने का। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा पिछला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपने इंटरेस्ट से रिलेटेड बेसिक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे उसको आपने सीखा और समझा होगा। I hope that you have understood the basic concepts of simple interest and compound interest which we have discussed in our last lecture. हम लोगों ने अपनी क्लास शीट सॉल्व करनी शुरू करी थी और हमने अपनी क्लास शीट का बिल्कुल पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, और मैंने आपसे कहा था कि आप लोग इसको अटेंड करिएगा। आई होप कि आप लोगों ने इसमें कुछ क्वेश्चंस अटेंड किए होंगे। क्योंकि ये क्लास शीट है इसीलिए हम इसका एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जितना हमने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ लिया है उस कॉन्सेप्ट पर हम अपने कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे नए थ्योरी कॉन्सेप्ट्स के साथ। चलिए, तो क्लास शीट आई होप आप सबके पास है। सबसे पहले हम लोग आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी इस क्लास शीट का क्वेश्चन नंबर 4। हमारी क्लास का जो पैटर्न है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करते हैं, खुद से अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज योर चांस, पॉज द वीडियो एंड ट्राई द क्वेश्चन ऑन योर ओन। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को अपने आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आप सबसे सॉल्व हो जाएगा, बट स्टिल गिव इट अ ट्राई। आई होप आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन द सर्टेन सम फॉर द थर्ड ईयर इज ₹2000 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 years इज 4160। यानी कि हमको बेसिकली निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जबकि तीसरे साल में जो सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया गया है वो 2000 रुपए है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो 2 साल के लिए इन 2 years, जो पूरे 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर अर्न किया जाता है किसी एक फिक्स अमाउंट के लिए, अमाउंट दोनों केस में सेम है, वो 4160 रुपीज है। हमको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर अमाउंट के लिए, किसी पर्टिकुलर रेट के लिए। आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताया हुआ है ओनली फॉर द थर्ड ईयर, दैट इज 2000 रुपीज, और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फुल 2 years हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर द सेम अमाउंट एंड फॉर सेम रेट व्हिच इज 4160 रुपीज। आपको निकालना है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? ओके, बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस केस। Rate of interest basically we have to calculate, and we know इसका respective जो हम लोग factor use करते हैं, that is a small r, that is also unknown for some amount. Okay, we also not aware about the principal amount. We are considering principal as P in this case. Okay, चलिए अब इसमें हमको 2 चीजें दी हुई हैं, हमको पता है। पहली चीज है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आप जानते हैं क्या होता है, P into R into N, दिस इज आवर सिंपल इंटरेस्ट। हमको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 2000 rupees is our simple interest given, which is obviously again equal to P because P की वैल्यू हमें पता नहीं है, so it's P. R की भी वैल्यू we don't know. What is the value of N? Now, as you can see in this question, it is given that simple interest is for third year. जब हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डिटेल एनालिसिस करी थी, तो हमने ये बात देखी थी कि हम चाहे किसी भी साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालें, हमारा जो टाइम पीरियड है वो हम 1 year ही लेते हैं, बिकॉज व्हेन वी कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर वी टेक टाइम पीरियड एज 1, n as 1, because we are not calculating a simple interest of a combined year for 2 years or 3 years. When we are calculating it for combined years for 2 years or 3 years, then we take it as 3. बट जब हम लोग एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं
जब हम लोग एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तब हम लोग टाइम पीरियड जो लेते हैं वो 1 ही लेते हैं। अब भले ही वो आप जिस साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो 3rd ईयर हो, 4th ईयर हो, 5th ईयर हो, 6th ईयर हो या कोई भी ईयर हो, जब तक आप किसी सिंगल ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं उसका नंबर चाहे कुछ भी हो, आपका टाइम पीरियड 1 ही रहेगा। वही अगर आपको यहां पर दिया होता कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, सिंपल इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड इन 3 इयर्स, दैट शुड बी, फॉर दैट केस n शुड बी 3, उस केस के लिए n की वैल्यू 3 हो जाती। लेकिन यहां पर n की वैल्यू 1 होगी। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक 3rd ईयर की बात कर रहा है फॉर 1 ईयर टाइम पीरियड, दैट्स व्हाई n इज 1। अब इस क्वेश्चन को इसमें कुछ बचा नहीं है, ये सिंपल हमको एक इक्वेशन डिराइव करके दे देती है which is 2000 is equal to p into r, that is our very first equation। ठीक है, हमने जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसका पहला हिस्सा यूज करके ये इक्वेशन बना दी। अगली इंफॉर्मेशन दी हुई है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है a minus p, where a is compound interest, where a is p into 1 plus r to the power n minus p। देखिए इस बार तो मैंने ये दोनों फॉर्मूले लिखे हैं, अगली बार से मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट ये लिखूंगा, तो आई होप आपको समझ में आ जाना चाहिए ये कहां से आ रहा है। a की वैल्यू चूंकि p into 1 plus r to the power n होती है तो ये डायरेक्टली आ जाएगी, बार बार हम इसको 2 स्टेप्स में नहीं लिखेंगे। ओके, तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है जो इस क्वेश्चन में वो है कितना अमाउंट 4160, और ये जो दिया हुआ है 4160 ये किसके इक्वेशन के आगे कितने साल के लिए इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए। अब इस केस में जब हम n की वैल्यू निकालेंगे, देखिए p और r की वैल्यू तो यहाँ भी हमको कुछ पता नहीं है तो फिर हम इसको वैसे ही रहने देंगे। इसमें भी क्वेश्चन जो आएगा वो n की वैल्यू के लिए आएगा। n का जो वैल्यू है वो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमको n की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे वो कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड इन 2 इयर्स, 2 साल में किया हुआ, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो पूरा 2 साल लिया जा रहा है, इसीलिए यहां पर हम रखेंगे इसको 2। आई होप इट इज क्लियर। अब आई होप इसके नीचे आपको दिख रहा है लिखने के लिए। तो अब हमारे पास अभी एक और रास्ता है, हमको ये दिखाई दे रहा है एक सिंपल फॉर्मूला a plus b का होल स्क्वायर, इसको हम ओपन कर सकते हैं। चलिए इसको ओपन करते हैं। p ब्रैकेट 1 plus r स्क्वायर प्लस 2r माइनस p, हमने क्या किया है a plus b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। ठीक है, तो हमारा ये ओपन होके आ गया। आई होप इसके नीचे आपको दिखेगा नहीं, तो हम लोग इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। इस कैलकुलेशन को हम लोग अब इधर शिफ्ट कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं आगे। सो इट इज 4160 इज इक्वल टू, हम लोग p को बेसिकली अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, p प्लस pr स्क्वायर प्लस 2pr माइनस p। क्या किया मैंने, ये जो हमारा p था इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। एज यू कैन सी p विल बी कैंसिल and your 4160 will be pr square plus 2pr। Okay, anything else possible in this? Yes, pr can be taken as common, pr r plus 2 and that is 4160। this is what, this is your equation number 2। हमको इस क्वेश्चन के अंदर 2 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दी हुई थी। पहले हमको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ था 3rd ईयर के लिए, जिसको हमने यूज करते हुए ये सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, पीआर का एक इक्वेशन निकाल लिया, और हमको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ था पूरे 2 साल के लिए, कंसोलिडेटेड कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ था, जिसमें हमने टाइम पीरियड की वैल्यू रख के फाइनल हम लोग डिराइव करते हुए इस पॉइंट तक हम पहुंच गए। अब अगर आप समझ पा रहे हैं इन पहली और दूसरी इक्वेशन को हम कंबाइन कर दें तो पीआर की वैल्यू हमको 2000 दी हुई है, यहाँ पर हम लोग इसको रख सकते हैं। लेट्स डू दैट। 4160 विल बी, PR की वैल्यू इज 2000 R plus 2, so R will be 4160 divided by 2000 divided by 2 is equal to R plus 2, right? अब इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 4160 डिवाइड बाय 2000 कितना आता है? So it's 4160 divided by 2000, it's 2.08 is equal to R plus 2। यहाँ से आपको साफ समझ में आ रहा है कि R की वैल्यू is 0.08, और हम सभी जानते हैं कि R is capital R by 100, R is a fraction which is represented by capital R by 100, so obviously our R will be 8%।
आपको ये दिख रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो फिर मैं बता देता हूँ। आर की वैल्यू जो आ रही है वो 8% आ रही है। कैसे? बिकॉज आर इज इक्वल टू 0.08। आर की वैल्यू हमने कैपिटल आर बाई 100 रखी। बेस्ड ऑन दैट हमारा जो कैपिटल आर जो कि हमें अननोन था, जो हमें निकालना था, वो 8% आ गया। तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? हमने बेसिकली इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट का पहले इक्वेशन बनाया, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक इक्वेशन बनाया, उनको आपस में कंपेयर किया और उसका रिजल्ट आया हमारा ये। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारा सीखने का जो मेन पॉइंट था वो क्या था? वो यही था कि जो आपको टाइम पीरियड लेना है, जब आपको स्पेसिफिक ईयर दिया जाए तो आपको टाइम पीरियड किस तरह से लेना है, यही चीज हमें सीखनी थी। बाकी तो सिंपल मैथमेटिक्स थी। आई होप आप सबने ये क्वेश्चन खुद से भी कर लिया होगा, बट जस्ट इन केस अगर किसी को कोई डाउट है, आप इसको वापस से वीडियो बैक करके देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप इसको क्लियर कर लें और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग अटेंड करेंगे हमारी इस क्लास शीट। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी शीट का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हमारी क्लास शीट जो है जेईई की, उसका क्वेश्चन नंबर 5। हमेशा की तरह पहले आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार अटेंड करें, अब वीडियो को पॉज करें और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। चलिए, आई होप आपने अटेंड किया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ मनी लेंडर borrows money at 4% annual and pays the interest at the end of year. Then he lends it at 6% per annum compound interest compounded half yearly and receives the interest at the end of the year. In this way, he gains 104.50 rupees a year. What is the amount which he borrows? कहने का मतलब ये है कि इसने एक मनी लेंडर जो है वो 4% एनुअल पे किसी बंदे से कोई अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट लेता है। उसके बाद 6% पे वो खुद उसको किसी और को देता है लोन के फॉर्मेट में, किसी और को लेंड करता है। लेकिन जो डिफरेंस है यहाँ पर वो ये है, ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस तो है ही, लेकिन दूसरा डिफरेंस जो वो ये है कि इसने जो सेकंड, जो वो खुद दूसरे को लेंड कर रहा है, इन द सेकंड टाइम व्हेन ही इज लेंडिंग इट टू समवन एल्स, द कंपाउंडिंग इज हाफ ईयरली, ओके, एंड receives the interest at the end of year. Basically there are two differences. One is obviously of the rate of interest. दो चीजों का डिफरेंस है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा क्या है कि कंपाउंडिंग। पहला जब वो खुद लोन ले रहा है तब उसमें कंपाउंडिंग की बात नहीं करी गई है, और मैंने आपको बताया है कि जब कंपाउंडिंग की बात नहीं करी जाएगी दैट मींस कंपाउंडिंग इज सिंपल एनुअल कंपाउंडिंग। लेकिन जब सेकंड केस में जब वो साफ साफ बोल रहा है कि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली की गई है, तो जाहिर सी बात है कि हमको उस हिसाब से एक्शन लेना पड़ेगा। इस तरह से जो पैसे अर्न करता है, दैट फंड व्हिच ही गेन्स इज ऑफ 104.50 rupees per year. What is the amount he borrows? इस केस में जो टोटल टाइम पीरियड कंसीडर किया जा रहा है, चूंकि सब कुछ एक ईयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो हमारा जो टोटल टाइम पीरियड कंसीडर होगा दोनों सिनेरियो के लिए वो 1 साल होगा। और इसके साथ हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं सॉल्व करना। चलिए तो देखते हैं। बिकॉज वी आर नॉट अवेयर, सपोज अवर प्रिंसिपल अमाउंट इज P. दिस इज द अमाउंट which he is taking, as a loan from someone else and giving as a loan to someone else. Now this is our P. In the first instance where he is lending, he is taking as a loan, he is borrowing this money from someone else. In the first case, what will be the compound interest? What will be the compound interest in this case? I already told you compound interest के case में now I will directly write that formula, our basic formula. I will not write two equations now. I will be writing directly our main equation. राइट, आई होप अब तक आप इससे अवेयर हो गए होंगे। तो हमको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट अभी हमें पता नहीं है इस केस में, तो लेट्स गिव इट अ नेम C1. ओके, दिस इज द इंटरेस्ट व्हिच ही हैज टू पे बिकॉज़ ही इज टेकिंग मनी फ्रॉम समवन एल्स, तो बेसिकली दिस इज द इंटरेस्ट व्हिच ही हैज टू पे। ओके, सो प्रिंसिपल इज वी आर नॉट अवेयर ऑफ 1 प्लस रेट वी आर अवेयर ऑफ, विच दैट इज 4. So we will, because it is small r and small r is capital R by 100 and capital R given in this case is 4, so small r will be 4 by 100 and power will be 1. As I said that n हम लोग पूरा टाइम पीरियड इस केस में कैलकुलेट कर रहे हैं, वो 1 ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, so our n will be 1 minus p. Okay, I hope it's very clear. तो हमारा जो C1 की वैल्यू है वो थोड़ा और रिफाइन कर लेते हैं इसको। That will be P into 1.04 minus P. Right? I hope बहुत क्लियर लिखा हुआ है ये। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। राइट, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। इसके बाद हम लोग अब सेकेंड केस पर आते हैं। सेकेंड केस में जिसमें वो खुद इस फंड को, जो भी ये प्रिंसिपल अमाउंट है, वो खुद किसी को लोन देता है।
उस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई परिवर्तन नहीं, बेसिक फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। अब इस केस में जबकि उसको वो खुद से उस फंड को किसी और को लेंड कर रहा है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा वो देख लेते हैं। इट विल बी P इंटू 1 प्लस, अब R देखिए क्या है, R आपका है यहाँ पर 6%। जब वो खुद किसी और को लेंड कर रहा है अपना वो फंड, तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% दिया हुआ है। आपको याद है जब मैंने आपको बताया था कि जब कंपाउंडिंग ईयरली के अलावा किसी और फैक्टर के साथ दी हुई होती है, तो हम लोग जिस फ्रीक्वेंसी से वो चीज करी जा रही है, जो कंपाउंडिंग करी जा रही है, उसकी फैक्टर को हम रेट से डिवाइड करते हैं और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हाफ ईयरली करी जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इस क्वेश्चन में जो हमारा फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा रिफाइन करेंगे। हम रेट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट बेसिकली कैपिटल R बाय 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी, एंड टाइम पीरियड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, लेट्स राइट इट मोर क्लियर फॉर यू, इट्स 2n। ठीक है, ये क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही थी, तो हमने इसीलिए रेट को 2 से डिवाइड किया और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई किया। आपको दिख नहीं रहा है तो ये 2n लिखा हुआ है, मोर क्लियर, 2n। ठीक है, तो हमारा रेट बेसिकली दिया पर यहाँ पर क्या हुआ था, 6% दिया हुआ था, तो 6/100 ऑब्वियसली 0.06 आएगा एंड डिवाइड बाई 2। 6 का 0.06 आया बिकॉज इट्स कैपिटल R बाय 100 एंड डिवाइड बाई 2 एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और n की वैल्यू तो हमारी 1 ही रहेगी, n तो हमारा 1 ही है, लेकिन टोटल टाइम पीरियड यहाँ पर 2n यानी कि 2 into 1 which will be 2। फिर से ये 2 कैसे आया, क्योंकि हमारा हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के फैक्टर में 2 यूज होता है, तो हमने रेट को 2 से डिवाइड किया और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा टाइम 1 है, 1 साल ही है, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, सो हियर इट विल बी 2 एंड माइनस p। ओके, अब इसके नीचे अगर आपको एक स्टेप में और लिख सकता हूं, आई थिंक इसके नीचे और जगह नहीं है, तो अब हम लोग इसको थोड़ा इधर मूव कर लेते हैं। सो C2 विल बी नाउ p into 0.03 because you know 2 डिवाइड होगा 0.03, p into 1.03 whole square minus p, and this will be our second equation. So we have two equation. First equation we obtain from जो वो फंड उसने खुद बोरो किया हुआ है, उसके लिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला 1 साल के लिए, उससे हमारी पहली इक्वेशन आई। और सेकेंड इक्वेशन जो उसने दूसरे किसी को लेंड किया हुआ है, वो हमने उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की इक्वेशन लिखी, उसमें हमने डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 इन टाइम पीरियड एंड डिवाइड बाय 2 इन रेट किया, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग थी, और उससे हमारी ये इक्वेशन डिराइव हो गया। अब उसका कहना है कि उसको जो अर्निंग हुई है वो अर्निंग हुई है समथिंग 104.50। अब ये जो इंटरेस्ट है वो उसने भरा है, ये वो इंटरेस्ट है जो उसको मिला है। अगर इंटरेस्ट भरने और इंटरेस्ट पाने के बीच में उसको इनकम हुई है, तो जाहिर सी बात है कि जो इंटरेस्ट उसको मिला है वो ज्यादा होगा। यहां पर जब उसको इंटरेस्ट भरना पड़ा वो C1 था, और यहां पर जब उसको इंटरेस्ट मिला है तो वो C2 था। तो अगर उसको इनकम इस केस में उसको इनकम हुई है, तो जाहिर सी बात है कि जो इंटरेस्ट उसको मिला था वो इंटरेस्ट ज्यादा है, तभी तो उसको इनकम होगी। दैट मींस दैट C2 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन C1, एंड इफ दैट इज द केस, so obviously C2 minus C1 will be 104.50. Your C2 will be 104.50 because यही उसकी इनकम है, जो इंटरेस्ट उसको मिला माइनस जो उसको भरना पड़ा वही उसकी इनकम है, एंड दैट इज 104.50। अब कुछ बचा नहीं है, इसको और इसकी वैल्यू यहां पर हम रख देंगे। पहले C2 की वैल्यू रखते हैं, P 1.03 होल स्क्वायर माइनस P माइनस C1 की वैल्यू P 1.04। अब ये that minus will be plus because you know this minus will come here, you know, and that minus will be plus P, and that will be equal to 104.50. It's very obvious that this P and this P will be cancelled out, and your resultant will be P 1.03 whole square minus P 1.04, which will be equal to 104.50 as it is. Now it's very simple. Get 1.032 whole square, get 1.04 and divide it by and divide it to 104.50. So let me calculate it with you. It will be 0.0209, which will be 104.50 equal, and
and based on that if you calculate your P it will be 5000. I've already calculated this portion, so you can calculate it easily. I hope आपको ये P 5000 तक पूरा विजिबल हो रहा है, ये वाला सेक्शन जो है वो आपको पूरा विजिबल हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमने पहले C1 निकाला। व्हाट वाज C1? दिस इज द केस जब उसने फंड किसी और से उधार लिया। जब उधार लिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया, और जब उधार दिया तब कंपाउंड जो इंटरेस्ट आया उसका डिफरेंस निकाला। उसका डिफरेंस में हमने C2 को पहले क्यों रखा, क्योंकि हमको उसे बता दिया कि उसको इनकम हो रही है। इनकम हो रही है मतलब उसको इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो ज्यादा है, वो ज्यादा है उसको कम से घटाया, सॉरी जो कम है उसको ज्यादा से घटाया, एंड देन दिस इज अवर रिजल्टेंट। हमने सारी वैल्यूज इसमें रखी, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ, एंड दिस इज हाउ वी गेट अ रूट। What was important in this question? Obviously, other than mathematical calculation, that's normal. वो हमारी स्टेप्स इतनी ज्यादा है क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अदरवाइज समझाने के लिए, अदरवाइज स्टेप्स इतनी कुछ खास नहीं है। मेन चीज इसमें आपको क्या समझने वाली है कि एक ही क्वेश्चन में आपको अलग अलग कंपाउंडिंग दी जा सकती है, उस समय आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका जो फॉर्मूला है a into p into 1 plus r to the power n वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है एक्यूमुलेटेड अमाउंट का, उस फॉर्मूले में आपको कंपाउंडिंग का ध्यान हमेशा रखना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपको अलग अलग कंपाउंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, कैलकुलेशंस या क्वेश्चंस करने पड़ सकते हैं। तो ये बात हमको इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी समझने की। बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन था। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, वीडियो को बैक करिए, उस स्टेप को फॉलो करिए और इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं और चलते हैं इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग अपनी शीट का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारी शीट में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हमेशा की तरह आप लोग पहले इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, अपने हिसाब से ट्राई कर लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप जिसको अटेम्प्ट करिए, हम लोग वापस मिलते हैं। चलिए, आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। देखिए दोस्तों, ये जो टाइम है जब मैं आपको कहता हूं कि आप इसको अटेम्प्ट करिए, प्लीज डोंट वेट फॉर मी टू स्टार्ट सॉल्विंग इट, गिव इट अटेम्प्ट। अगर आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं हमारी प्रिपरेशन की। Please, when I ask you to please go and try it on your own, please try it on your own. Question is the least number of complete years in which a sum of money put out at 20% compound interest will be more than doubled years. यानी कि कोई particular number of years हमको निकालने हैं जिसमें कोई भी given amount 20% compound interest के साथ डबल हो जाए। ये क्वेश्चन अभी हम लोग जब इस हमारे चैप्टर का आगे बढ़ेंगे, इसमें हम लोग शायद लास्ट सेशन करेंगे, उसमें रूल ऑफ 72 एक कॉन्सेप्ट है, उसको यूज करके आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जब आप वो पढ़ेंगे तब आप इसको दोबारा ट्राई करिएगा उस कॉन्सेप्ट से। लेकिन फिलहाल अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको यूज करते हुए हम लोग ये क्वेश्चन अभी कर सकते हैं, इसलिए वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट। बट प्लीज रिमेंबर कि जब हम रूल ऑफ 72 पढ़ लेंगे तब आप इस क्वेश्चन को उस कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। So what it say कि the least number of complete years, so basically we have to obtain n निकालना है, n minimum, n की minimum वैल्यू निकालनी है, for which a given sum of money, suppose it's p, put out at 20% compound interest. So for 20% compound interest, rate will be capital R by 100. So small r will be 20 by 100. That will be 1 by 5, right? So basically it will be 0.2, right? 0.2. ठीक है? It will be more than double. So basically what we have to do is that we have to convert this money into 2p. So we have to calculate कि कितने particular time period में ये हमारा जो principal है वो double हो जाएगा with this rate and obviously compounded annually, चूंकि कुछ दिया नहीं हुआ, कुछ करना नहीं है इसमें। आप जानते हैं कि हमारा accumulated यानी कि compound interest होने के बाद जो हमारा final accumulated amount आता है उसका फॉर्मूला होता है p into 1 plus r to the power n। क्योंकि मैंने ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लिखा है, ये मैंने एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला लिखा है। अब आपका यहाँ पर r ऑटोमेटिकली आपको दिया हुआ है, टू बी वेरी फ्रैंक आपको a की वैल्यू भी दी हुई है। a की वैल्यू आपकी 2p है, क्योंकि आपको वो यही बोल रहा है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो फाइनल जो प्रिंसिपल बन कन्वर्ट हो जाए, फाइनल वैल्यू है वो 2p हो, राइट? तो दैट 2p इज योर फाइनल वैल्यू। 2p इज इक्वल टू p into 1 plus r is 0.2 power n, which is 2p is equal to p into 1.2 power n, right? So basically आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको ऐसी n की, okay, this p and p will be cancelled, right? So now this is your final equation, okay? आपको करना सिर्फ इतना है कि n की ऐसी वैल्यू निकालनी है। आपको यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये n की आपको ऐसी वैल्यू निकालनी है
जिसकी आप 1.2 की पावर लें एंड वो 2 से ज्यादा है, बेसिकली आपको ये 2p से ज्यादा करनी है, राइट? यू हैव टू मेक इट मोर देन 2. सो व्हाट यू वांट एग्जैक्टली इज दैट व्हेन यू कैलकुलेट इट, ये जो वैल्यू आपकी है वो 2 से ज्यादा हो, बिकॉज़ डबल, इट इज मोर देन डबल, राइट? सो इट शुड बी मोर देन डबल. सो एक्चुअली इट्स नॉट वेरी टफ. आप 1.2 की पावर करना शुरू करिए. तो बेसिकली आपने क्या किया, यहां पर 1.2 पे हिट एंड ट्रायल मेथड किया. पावर 1 के लिए 2 से कम, पावर 2 के लिए 2 से कम, पावर 3 के लिए 1.72 2 से कम, पावर 4 के लिए 2 से ज्यादा आ गया 2.07. एंड यू नो बिकॉज़ आपको ये साफ साफ इस क्वेश्चन में बोला गया है कि लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट इयर्स, यानी कि आप यहां पर ऐसा नहीं कह सकते कि सर हम 3.1 क्यों नहीं ट्राई कर सकते, 3.2 क्यों नहीं ट्राई कर सकते, ये 2.3 क्यों नहीं ट्राई कर सकते, क्योंकि आपको साफ साफ बोला हुआ है कि फॉर नंबर ऑफ कंप्लीट इयर्स. तो कंप्लीट इयर्स के हिसाब से आपने देखा कि तीसरे साल तक तो वैल्यू कम रहती है, और चौथे साल पे जाते ही जैसे हम चौथे साल पे ये वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारी 2 से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, which is 2.07. आई होप आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं यहां लिख देता हूं. 4 के लिए इसकी वैल्यू आती है 2.07, which is just above 2. सो ऑब्वियसली हमारा वो मिनिमम नंबर ऑफ इयर्स कम से कम 4 होनी ही चाहिए. मिनिमम नंबर ऑफ एन जो हमें निकालना था, जिसके लिए हमारा जो सम है वो मोर देन डबल हो जाएगा. वो क्या हो गया है हमारा 4. ओके, सो आवर टाइम पीरियड विल बी 4 years. What we were asked? We were asked to convert a particular given of amount to its double, actually to more than its double. And what we were asked to find out the time period in which for a given rate of interest of 20%, that particular fund will be more than its double. What we did? We just used the simple formula of A into P into 1 plus R to the power n, which is the accumulated amount after applying the compound interest. We used this 2p as our accumulated amount. And just simplify this equation to inequality form, and this is our solution. I hope अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. अगर स्टिल आपको ये कुछ कहीं पर कोई डाउट है 1% तो आप इसको बैक कर लीजिए, बैक करके देख लीजिए वीडियो को. फिर भी आपको डाउट है तो मैंने आपको पहले ही बताया रूल ऑफ 72 वाला जब हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे उसमें भी आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. सो यू कैन टिक मार्क इट कि हाँ आप जब इसको रूल ऑफ 72 पढ़ेंगे तब आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ट्राई करिएगा. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी भी था और उस कॉन्सेप्ट से भी रहेगा. ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने अपने इस चैप्टर का जो हमने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा था उसके बेस जो भी हमारे क्वेश्चंस है वो हमने खत्म कर लिए. अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसके बेस जो भी क्वेश्चंस थे क्लास शीट के वो हमने अटेंड कर लिए हैं. अब हम लोग इस चैप्टर में हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर, एन्युटी की ओर पढ़ेंगे, कैश फ्लो की ओर पढ़ेंगे और उसके बेस क्वेश्चंस करेंगे. आपको अभी तक की जो भी हमने पढ़ा है उसमें कहीं पर कोई भी डाउट हो आप उस सेक्शन को जाकर के पहले देख लें आगे बढ़ने से पहले, ताकि आपका वो डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए. उसके बाद ही हम आगे के सेक्शन में बढ़े ताकि आपको पूरी तरह से हेल्प हो सके. चलिए, आपको इसमें जो भी नोट करना हो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको वापस करता हूं. चलिए दोस्तों, हम लोग अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं. आई होप अभी तक जो हमने सीखा है, जो भी इसमें हमारे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स लगाए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने किए हैं वो आपको सारे समझ में आ गए हैं. आपने सारे आंसर्स निकाल लिए हैं एंड यू आर रेडी टू मूव अहेड. फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है वो है कैश फ्लो. अभी तक जो हमने पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को, अब हम उसको एक स्टेप और आगे बढ़ा रहे हैं और अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर चल रहे हैं, व्हिच इज कैश फ्लो. सो बेसिकली व्हाट इज कैश फ्लो? आई विल एक्सप्लेन इट टू यू विद एग्जांपल. अभी तक आपने जो भी पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की केस में आपने जो भी पढ़ा वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन के बारे में था. यानी कि आपको क्वेश्चन कैसा आ रहा था कि अगर इफ देयर इज समवन हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ स्कीम एंड वन ट्रांजैक्शन ही इज टेकिंग he is investing some money in some scheme of with this amount, after this year how much amount he will get. यानी कि सिंगल ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन हमने इनपुट किया और अलग व्हाटएवर टाइम पीरियड के बाद हमने सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया. तो बेसिकली अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमारा सिंगल ट्रांजैक्शंस के बारे में था. व्हाटएवर वी हैव लर्नड टिल नाउ इज ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन. कैश फ्लो में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू हैव मल्टीपल ट्रांजैक्शंस. काम सिमिलर होगा, पैटर्न सेम होगा, अप्लाई अभी भी सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट ही होगा, लेकिन नाउ वी विल हैव अ मल्टीपल ट्रांजैक्शंस. सो एज आई वाज सेइंग दैट आई विल एक्सप्लेन कैश फ्लो टू यू विद एग्जांपल. सपोज यू हैव अ बिजनेस ऑफ योर ओन, आपका एक खुद का बिजनेस है और मान लीजिए आज के टाइम पर फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट बिजनेस. अब जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ फंड हमको उस स्कीम के अंदर जो भी हमारा पूरा जो प्लॉट है, जो हमारा पूरा प्लान है उसमें हमको डालना पड़ता है. तो आज के टाइम पर हमने उस पर्टिकुलर बिजनेस में कुछ अमाउंट डाला, सपोज 1000 रुपए डाला मान लीजिए फॉर एग्जांपल. उसके बाद फिर एक महीने के बाद हमको पता चला कि अभी हमारे जो ऑपरेशंस हैं उसमें हमको और बढ़ाने के लिए, सैलरीज देने के लिए या किसी और काम के लिए हमको 5000 रुपए उसमें और डालने पड़ रहे हैं.
फिर एक साल बाद हमको उस जो भी हमने अभी तक इन्वेस्ट किया था उससे कुछ 200 या 300 रुपए का रिटर्न आया। 2 साल बाद हमको पता चल रहा है कि हमको अब अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है और हमको उसमें और 20,000 रुपए डालने पड़ रहे हैं एंड सो ऑन। आप ये बात समझ रहे हैं कि जब आप इस तरह का कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, सपोज बिजनेस जैसा कि हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, आपको अलग अलग टाइम इंटरवल पर अलग अलग टाइम पर आपको उसमें मनी या तो इन्वेस्ट करना पड़ रहा है या फिर आपको रिटर्न मिल रहा है। सो बेसिकली देयर आर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व्ड, व्हेन दैट इज द सिनेरियो, और इसको हम लोग को डिजाइन करना पड़ता है कि कॉन्सेप्ट से लिंक करने के लिए, दैट इज अ कैश फ्लो। कैश फ्लो इज अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन which are occurring at different time interval or maybe even on the same time interval। ऐसा भी हो सकता है कि 2 साल के बाद आपको जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर 3000 रुपीस का इन्वेस्ट का रिटर्न मिल रहा है, उसी टाइम पर आप वो 3000 रुपीस में से 2000 रुपीस वापस उसी टाइम पर इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, राइट। आपको जैसे रिटर्न मिला आपने उसको इन्वेस्ट भी कर दिया। तो बेसिकली देयर आर टू ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व्ड, 3000 रुपीस आउट ट्रांजैक्शन, यू नो द प्रॉफिट, and 2000 rupees is the further investment transaction. So what is a cash flow? Cash flow is a series of transactions which are happening at different time intervals or maybe even on the same time interval. That is a cash flow. How we are going to link जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे? जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे या सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे फॉर सिंगल ट्रांजैक्शंस। अब हमको यही चीजें निकालनी है। एक पर्टिकुलर अमाउंट जो हमने आज डाला बिजनेस में, हमने आज जो पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट किया, उसका रिटर्न आज से 10 साल बाद क्या होगा। आज जो हमको प्रॉफिट 3 साल बाद मिलने वाला है, वो प्रॉफिट 3 साल बाद मिलने के लिए हमको आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब इस पूरे ट्रांजैक्शन की पिक्चर को आप एक ही लाइन में ड्रॉ करते हैं, एक सिनेरियो में पूरी पिक्चर को रख करके देखते हैं, दैट इज योर कैश फ्लो। We will also understand it with a better example, with a live example which I have drawn it for you. But before we move ahead, there are two types of cash flow which we have to understand. Although I have explained it in this example which I just said, but just for the theoretical part, understand it. Cash flow are of two types. One is positive cash flow and one is negative cash flow. What is positive cash flow? Positive cash flow is कि हमारा जो business scheme है या हमारा कोई भी investment scheme भी हो सकता है, उसमें जब हम लोग कैश इन कर रहे हैं, यानी कि उस स्कीम के अंदर जब पैसा आ रहा है तो दैट इज पॉजिटिव कैश फ्लो फॉर दैट पर्टिकुलर स्कीम। लेकिन जब उसमें से पैसा जा रहा है, सपोज दिस इज योर टाइमलाइन इन व्हिच दीस आर द टाइम इंटरवल्स, ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है 1 2 3, ये टाइम इंटरवल्स हैं। कोई भी यूनिट हो सकती है, ये 1 मंथ 2 मंथ 1 वीक 2 वीक 1 ईयर 2 ईयर कुछ भी हो सकता है। फॉर नाउ इट्स ईयर, सपोज सो इट्स 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर एंड 4th ईयर। व्हाट वी हैव ड्रॉन हियर, वी हैव ड्रॉन कैश फ्लोज ऑफ 1000 रुपीज इन ईयर, दैट इज कैश इन, यानी कि 1000 रुपए इस हमारी स्कीम के अंदर 1000 रुपए यहाँ पर आ रहा है। सो दैट इज पॉजिटिव कैश फ्लो बिकॉज यहाँ पर कैश आ रहा है। व्हाट इज नेगेटिव कैश फ्लो? जब हमारे स्कीम में से कैश बाहर निकल रहा है, हमारी जो टाइमलाइन है उसमें से कैश बाहर निकल रहा है, कैश उठा करके बाहर ले जाया जा रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, दैट इज अवर कैश आउटफ्लो, यानी कि नेगेटिव कैश फ्लो। So basically in a cash flow, what kind of transaction you can see? One is positive cash flow, one is negative cash flow. These are the example of positive cash flow, and this is the example of negative cash flow. ये तो हमारा एग्जांपल हुआ कैश फ्लो के लिए। लेकिन हमको बेसिकली इससे हमारा अचीवमेंट क्या है वो हम लोग समझते हैं। ये सब हम लोग करने जो जा रहे हैं कैश फ्लो, उससे हमारा अचीवमेंट क्या होगा ये समझते हैं। मान लीजिए आपको इस टाइमलाइन ड्रॉ के लिए ये एक सवाल आपसे पूछा जाए, ये आपकी स्कीम है, मान लीजिए आपका बिजनेस है या आपकी कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें आप 1 साल बाद 1000 रुपए डालेंगे। दूसरे, ये आज का पॉइंट है, दिस इज टाइम t0, लेट मी ड्रॉ इट विद द टाइम, दिस इज टाइम, ओके, और यू कैन राइट इट एज n। टाइम 0 पर आप शुरू करते हैं, 1 साल बाद आप 1000 रुपए डालते हैं, 2 साल बाद आप 1000 रुपए डालते हैं, तीसरे साल बाद आपको 1000 रुपए वापस मिलते हैं, एंड यू नो एंड सो ऑन। एंड 4th ईयर में कुछ नहीं है, 4th ईयर जब आपका खत्म हो रहा है तो कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कोई आपसे ये पूछे कि इस पूरी जो आपका प्लॉट था, इस पूरे जो भी आपका आपने ड्रॉ किया हुआ है, जब ये पूरा स्कीम पूरा खत्म होगा, जब एवरीथिंग विल बी एंड, तो आपको चौथे साल में, अगर मान लीजिए स्कीम चौथे साल में एंड हो रही है, आपसे कोई पूछे कि इस पूरे ट्रांजैक्शन के लिए मुझे ये सोच के बताओ कि चौथे साल में हमको कितना पैसा वापस मिलेगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। अब आप सभी जानते हैं कि अगर हम इसको सिंगल ट्रांजैक्शंस में कंसीडर करें तो हम क्या बोलेंगे कि आज से 1 साल बाद अगर किसी स्कीम में 1000 रुपए डाला जाए, आज से 1 साल बाद अगर किसी स्कीम में 1000 रुपए डाला जाए, तो उससे 3 साल बाद, यानी कि आज से 4 साल बाद, तो उससे 3 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस 1000 इज अवर इनपुट वैल्यू, दैट इज व्हाट, दैट इज अवर प्रिंसिपल। और हम लोग इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट का लॉजिक लगा रहे हैं, हमको रेट 10% दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लॉजिक से हम 3 साल बाद का रिटर्न आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो हमने अभी तक सीखी है, सेम गोज हियर, 1000 रुपए यहां पर इन्वेस्ट किया,
2 साल बाद हमारा कितना रिटर्न आएगा ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत आसान है। इस तरह से हम लोग ये चीज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको इसको पूरे सिनेरियो को एक ही पिक्चर में करना हो, यानी कि अलग अलग ट्रांजैक्शन करने की बजाय एक ही शॉट में हमको इस पूरे ट्रांजैक्शन को करना हो, तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हमको बहुत माइनर से चेंजेस करने पड़ेंगे, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। देखिए यहां से लेकर के इस चैप्टर के एंड तक जब तक स्पेसिफिकली बोला नहीं जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, तब तक हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। टिल द एंड ऑफ दिस चैप्टर और इवन फॉर द टिल द एंड ऑफ दिस होल यूनिट और दिस सब्जेक्ट, until and unless we are not talking about simple interest, it is only and only compound interest. Okay, so हमारा जो फॉर्मूला है, मैंने आपको बोला कि बहुत माइनर सा चेंजेस किया जाएगा, दैट डज नॉट मीन कि हम लोग ये फॉर्मूले में चेंज कर देंगे, हमारा फॉर्मूला वही रहेगा। हम लोग सिर्फ उसमें जो पैरामीटर्स हैं, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, सॉरी, उसमें हमको चेंज करेंगे। ये है आपका फॉर्मूला a is equal to, आई होप आपको ये वाला जो साइड है वो दिख रहा है, a is equal to p into 1 plus r to the power n। ये हमारा क्या है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्यूमुलेटेड अमाउंट, यानी कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ और प्रिंसिपल को मिलाकर के जो हमारा अमाउंट आता है उसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है कि किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी पर्टिकुलर अमाउंट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कितना वो हो जाएगा इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, वो हमको कैलकुलेट करना होता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इस फॉर्मूले में अब सिर्फ 2 चीजें चेंज होंगी। हमारा जो p है, यानी कि जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे pv से। pv इज अ सिंगल वेरिएबल व्हिच इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू। p को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे pv से व्हिच इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू, और a को रिप्रेजेंट करेंगे fv से व्हिच इज फ्यूचर वैल्यू। अगर आप ध्यान से समझे तो एक्चुअली में कोई ज्यादा फर्क नहीं हो रहा है। p यानी कि आज का अमाउंट, यानी कि आज आपका कितना प्रिंसिपल है, यानी कि आज आप कितना अमाउंट लोन दे रहे हैं या ले रहे हैं, दैट इज योर p। ऑब्वियसली वो आज का आपका वैल्यू है व्हिच इज प्रेजेंट वैल्यू, और 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, या जो भी टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, जिस भी कंपाउंडिंग में कर रहे हैं, उसके बाद आपका कितना वैल्यू हो जाएगा, कितना आपका कंपाउंडिंग के साथ आपका फाइनल अमाउंट कितना आएगा, दैट इज योर फ्यूचर वैल्यू। तो जिसको अभी तक हम लोग एक्यूमुलेटेड अमाउंट कहते थे, तो इस फॉर्मूले में हमको सिर्फ 2 सिंपल से चेंजेस करने पड़े। हमारा वेरिएबल जो है वो हमने a को कर दिया फ्यूचर वैल्यू और p को कर दिया प्रेजेंट वैल्यू, और ये फॉर्मूला अब हम लोग यूज करने वाले हैं। दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू टेक अस थ्रू 3 चैप्टर्स ऑफ दिस होल यूनिट। ओके, तो ये फॉर्मूला जो हमको है वो अब इस पूरे यूनिट के 3 चैप्टर्स में हेल्प करने वाला है। तो इसको अच्छे से समझ लेंगे, फॉर्मूला अभी भी सेम है, सिर्फ मैंने 2 वेरिएबल्स जो थे उनका नाम चेंज कर दिया है। और क्यों चेंज किया इसको हम यहां समझते हैं इस एग्जांपल में जो हम करने जा रहे हैं। इस एग्जांपल में मैंने आपको पहले भी समझाया कि 1000 रुपए यहां पर इन हो रहा है और यहां पर 1000 आउट हो रहा है, और चौथे साल में कुछ भी नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए आपसे किसी ने बोला कि इस पूरे ट्रांजैक्शन का एंड रिजल्टेंट फोर्थ ईयर में क्या आएगा, इस पूरे ट्रांजैक्शन का एंड रिजल्टेंट 4th ईयर में क्या आएगा। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1000 रुपए का ये जो ट्रांजैक्शन था, इसका आपको रिजल्टेंट निकालना है इस पॉइंट पर। 1000 रुपए का ये जो ट्रांजैक्शन था, इसका रिजल्टेंट निकालना है इस पॉइंट पर, और इस 1000 रुपए का भी रिजल्टेंट आपको निकालना है इस पॉइंट पर। जब आप ये सब पूरा कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पर जो वैल्यूज आ जाएगी, जो इंडिविजुअल वैल्यूज आएंगी, उनको सम या सब्सट्रैक्ट जो भी करना है वो कर देंगे, दैट विल बी योर रिजल्टेंट। लेकिन करेंगे कैसे, इस ट्रांजैक्शन को देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हम इसको एज ए सिंगल ट्रांजैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इसको एज ए सिंगल ट्रांजैक्शन कैलकुलेट करेंगे तो आपके इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट वहां पर क्या पड़ रहा है, उसके लिए आपको इस ट्रांजैक्शन को प्रिंसिपल मानना पड़ता है। अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है उसके हिसाब से ये हमारा प्रिंसिपल होगा, और ये हमारा यहाँ पर हम जो कैलकुलेट करेंगे वो ए होगा, यानी कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा। हमको यहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमको यहाँ पर निकालना है कि इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट जाकर के 4th ईयर पर क्या होगा, इन सभी का निकालना है टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, इस फर्स्ट ट्रांजैक्शन की। तो अभी तक ये हमारे लिए P होता, अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला पहले पढ़ा उसके हिसाब से ये हमारा प्रिंसिपल होता, लेकिन अब हमारे लिए PV है। व्हाट इज PV? प्रेजेंट वैल्यू। एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमको कैलकुलेट करना है इस प्रेजेंट वैल्यू के लिए फ्यूचर वैल्यू इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, इस प्रेजेंट वैल्यू के लिए फ्यूचर वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। मोर देन दैट आपको ये भी समझ में आ चुका है अब तक कि ये पॉजिटिव कैश फ्लो है, तो जाहिर सी बात है हम लोग ये नेट वैल्यू निकाल रहे हैं। इस दैट पॉइंट पर हम लोग नेट वैल्यू निकालेंगे जब, तो इस ट्रांजैक्शन के लिए हमारा जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव कैश फ्लो है। जब हम नेगेटिव के लिए निकालेंगे तो हमारा जो साइन है वो नेगेटिव होगा। फिलहाल अभी हम लोग पॉजिटिव करते हैं बिकॉज़ हमारे लिए अभी जो ट्रांजैक्शन है वो पॉजिटिव कैश फ्लो है। ओके, सो 1000 रुपए के लिए हम ट्रांजैक्शन करेंगे, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, हमको निकालना क्या है, फ्यूचर वैल्यू उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। ओके, क्या फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r टू द पावर n। ओके, तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू हमको दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू इज 1000 ब्रैकेट 1 प्लस r। व्हाट इज r?
RS 10%, ऑब्वियसली स्मॉल r यूज करना है, बाकी फीचर्स हमारे फॉर्मूले के बिल्कुल सेम रहेंगे। 10% के हिसाब से ये कन्वर्ट होकर के कितना हो जाएगा 0.1 पावर n। अब पावर n मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है देखिए, इस ट्रांजैक्शन के लिए आप देखेंगे हमको यहां से यहां तक के लिए निकालना है। यहां पर कंपाउंडिंग ईयरली हो रही है, ओके, और टाइम पीरियड ईयर में ही दिया हुआ है। तो ईयर में दिया हुआ है तो फिर हमारे लिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ओके। ऐसा नहीं कि और चौथे साल पर निकालना है तो टाइम पीरियड 4 रख देंगे, नहीं, हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितना टाइम पीरियड है वो होगा। तो दिस विल बी 1, 2 एंड 3। तो यहां पर पावर कितनी आ जाएगी 3 प्लस इस ट्रांजैक्शन के लिए निकालेंगे। प्लस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि अगला जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो भी पॉजिटिव कैश फ्लो है, तो इसके लिए भी हम यही सेम चीज करेंगे। 20 प्लस को हटा देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ऑब्वियसली इट्स अ पॉजिटिव कैश फ्लो, यू अंडरस्टैंड दैट नाउ। 1000 ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 इज आर। पावर कितनी होगी, अब हम लोग इस ट्रांजैक्शन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं 1, 2, कितना साल टाइम पीरियड है हमारा 1 ईयर एंड 2 ईयर, सो इट विल बी 2, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन और बचा है अभी, ये ट्रांजैक्शन, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि एक नेगेटिव ट्रांजैक्शन है, राइट। दिस इज अ नेगेटिव ट्रांजैक्शन क्योंकि इसमें कैश बाहर निकल रहा है, नेगेटिव कैश फ्लो। नेगेटिव ट्रांजैक्शन है तो मैंने आपको बोला कि साइन क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं। साइन क्या होगा, साइन होगा आपका नेगेटिव 1000। चीज वही होगी, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ साइन का फर्क पड़ेगा। 1000 1 प्लस 0.1। अब पावर कितनी होगी, अब पावर यहां से यहां तक के लिए टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर, तो इसीलिए अब पावर कितनी होगी 1। आप जितना डीपली इस चीज को समझ लेंगे उतने ही आसानी से आपके इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन हल होने वाले हैं। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। इस केस में आपको 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन दिए हुए थे, जो अभी तक सीखा था उसके हिसाब से करने के लिए आपको इन सभी ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट आपको 4th ईयर में निकालना पड़ता कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा करके। हम अभी भी वही कर रहे हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा अपने फॉर्मूले में कन्वर्जन किया है। हम लोग अब इसको प्रिंसिपल की बजाय कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू, और जो लास्ट में हमारा रिजल्टेंट आता है उसको हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। और फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के बीच का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, जो डिफरेंस एक्यूमुलेटेड अमाउंट यानी कि ए और पी यानी कि प्रिंसिपल का होता था, और वो क्या होता था कंपाउंड इंटरेस्ट होता था, राइट। प्रेजेंट वैल्यू को हमको इस पर्टिकुलर प्रेजेंट वैल्यू को हमको कन्वर्ट करके यहां पर लाना था। यहां पर इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमको नेट वैल्यू निकालनी है एट 4th ईयर। मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, नेट वैल्यू है 4th ईयर हमको निकालनी थी नेट वैल्यू। तो हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया, प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट किया। उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r टू द पावर n। सो प्रेजेंट वैल्यू विल बी 1000, r हमको दिया हुआ है 0.1 पावर, ओके, ये कंफ्यूजन नहीं हो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, 1000, ओके। तो दिस पावर इज 3 कहां से आया, क्योंकि यहां से लेकर के हमको जिस पॉइंट तक के लिए वैल्यू निकालनी थी उसके बीच में कितने साल है 1 2 3 साल। अब इस पर आते हैं, 1000 रुपए का ट्रांजैक्शन है, सब कुछ सेम है। अब कितने साल है बीच में 2, इसलिए टाइम पीरियड कितना आया 2। लास्ट केस माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि नेगेटिव कैश फ्लो है। देखिए जो कैश फ्लो है, दिस पर्टिकुलर कैश फ्लो इज नेगेटिव कैश फ्लो, इसलिए मैंने माइनस साइन का यूज किया। और पावर क्या लगाई 1, क्यों, because in this case the time period between whatever transaction we are calculating and the time at which we are calculating our resultant, time period between that is 1। so इस वजह से हमने ये लिखा कि भाई इसके लिए नेगेटिव साइन लगेगा और हमारी जो फ्यूचर वैल्यू इसके लिए आएगी वो 1000 ब्रैकेट 1 प्लस r is 0.1 पावर 1 आएगी, because टाइम पीरियड was 1। अब कुछ बचा नहीं है इस सवाल में, हमको सीधा निकाल देनी है इसकी नेट वैल्यू एट दैट 4th ईयर पॉइंट बाय डूइंग दिस कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन से हमें बचना नहीं है, ठीक है, स्टेप कैलकुलेट करते हैं। मुझे बता, तो मैंने इसको ये स्टेप सारे कैलकुलेट किए हैं। इसके लिए आता है 1331, इसके लिए आता है 1210, ये माइनस के लिए आता है 1100, और इसको हम पूरा समराइज करेंगे तो हमारा आंसर विल बी 1441। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें हमको कुछ और निकालना है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस एग्जांपल फर्स्ट टू यू। सपोज मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आपके पास एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें हर 1 साल के बाद, ओके, आफ्टर एवरी 1 ईयर यू गेट 1000 रुपीज एज रिटर्न, ओके। एक पर्टिकुलर स्कीम जिसमें कि रेट आपको 10% दिया हुआ है और अभी कंपाउंडिंग एनुअली है, आपको हर 1 साल के बाद 1000 रुपए का रिटर्न मिल रहा है। इस स्कीम में इस तरह का रिटर्न पाने के लिए आपको आज के पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि टाइम 0 पर कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब जब मैं इसको टाइमलाइन पर ड्रॉ करके समझा रहा हूं तो मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि कंसोलिडेटेड इफेक्ट ऑफ ऑल दीस ट्रांजैक्शन एट दिस पॉइंट, ओके, बट इन क्वेश्चन इट विल नॉट बी लाइक दैट। इन क्वेश्चन दिस इज एग्जांपल व्हिच आई जस्ट एक्सप्लेन कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम जिसमें आपको हर 1 साल के बाद 1000 रुपए का रिटर्न मिल रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, उसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आज आप उसमें कितना इन्वेस्ट करेंगे, हाउ मच मनी विल यू इन्वेस्ट इन इट टुडे सो दैट इट यू गेट ऑल दीज रिटर्न्स इन फ्यूचर। अब
चलिए इसको हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आपको इस पॉइंट पर बैक जहां पर ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके बाद की किसी पॉइंट पर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपका जो कैलकुलेशन है वो प्रेजेंट वैल्यू का होगा, बिकॉज दिस इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टुडे वी आर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू एट today's point of time, that is our present value. We are calculating this value at our present point of time, which is present value. आज के टाइम पर हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस ट्रांजैक्शन के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इस ट्रांजैक्शन के लिए प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इस ट्रांजैक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उनको जोड़ देंगे। ऑब्वियसली जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन नेगेटिव में है, राइट, सब आउट हो रहे हैं, ऑल ट्रांजैक्शंस आर नेगेटिव, सो ऑब्वियसली ओवरऑल इंपैक्ट विल बी नेगेटिव, सो इसीलिए हम लोग इसको एंड में जोड़ेंगे। अवर ओवरऑल रिजल्टेंट माइट बी नेगेटिव, बट that does not matter right now, because हमको ये समझ में आना चाहिए इस पर्टिकुलर इस पूरे फ्लो में कि एंड ऑफ द रिजल्टेंट हमारा जो आ रहा है वो हमारा इस पॉइंट पर हमारी आज की प्रेजेंट वैल्यू है, और उसका सम भले ही किसी भी साइन में आ रहा हो, बट दैट इज आवर प्रेजेंट वैल्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन के लिए, इससे पहले एक बार फॉर्मूले में ऑब्वियसली अपडेट होगा। हमारा फॉर्मूला था वैसे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r टू द पावर n। और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ऑब्वियसली विल बी फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर n, दैट्स वेरी नॉर्मल। अब इस ट्रांजैक्शन के लिए ये हमारी फ्यूचर वैल्यू है, राइट। अगर हम इस पॉइंट पर खड़े हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, तो ये हमारी 1 साल बाद की वैल्यू है, यानी कि हमारी फ्यूचर वैल्यू है। इसको हमको लेके आना है यहाँ पर, इसका इफेक्ट यहाँ पर दिखाना है। इस ट्रांजैक्शन के लिए हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू व्हिच इज 1000 इन आवर केस, राइट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस r। व्हाट इज r? r इज 0.1, राइट, एंड पावर कितनी, यहां से हमें जिस पॉइंट पर निकालना है उसके बीच में कितना टाइम पीरियड है, 1, तो पावर विल बी 1। ओके, आई होप इट्स क्लियर। यहां से यहां तक टाइम पीरियड 1 है, 1 साल, इसीलिए पावर 1। अब इस ट्रांजैक्शन के लिए निकालेंगे फॉर दिस सेकंड ट्रांजैक्शन, फ्यूचर वैल्यू इज 1000 divided by 1 plus r is 0.1, power will be 1 2, time period 1 2, okay, ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन प्लस, ओके, यू माइट बी वंडरिंग कि अब मैं नेगेटिव साइंस का यूज क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑल आवर ट्रांजैक्शंस आर नेगेटिव, सो ऑब्वियसली एंड रिजल्टेंट विल बी एंड अप इन समेशन ओनली, तो इसीलिए इस टाइप का यूज नहीं कर रहा, लेकिन आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, एंड में आपको जोड़ना ही पड़ेगा, so it does not matter। so 1000 divided by 1 plus 0.1, so here for this case time period will be 1 2 and 3, so this will be it। तो ये हमने क्या किया, सभी ट्रांजैक्शन को इस पॉइंट पर लेकर के आए, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज किया, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर n। इस ट्रांजैक्शन के लिए टाइम पीरियड 1 हो गया, इसके लिए 2 हो गया और इसके लिए 3 हो गया, एंड दैट इज हाउ वी कैलकुलेट। फटाफट से कैलकुलेट करेंगे। 1000 डिवाइडेड बाय 1.1, that will be 909.09 plus 1000 divided by 1.1 divided by 1.1, that will be 826.44 plus last transaction divided by 1.1, 751.31। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसको हम लोग सम कर देते हैं, 2486.84, आई होप ये आपको विजिबल है। 2486.84 अगर कोई नहीं दिख रहा है तो आपको बोल देता हूँ, 2486.84 इज योर रिजल्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब चाहे तो आप इसको नेगेटिव में रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ऑब्वियसली यू कैन यूज दिस because that's a cash convert, that's negative cash flow, so obviously you can use it as negative, but आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी फाइनल 2486.84। लेकिन अब इसका वो सिग्निफिकेंस नहीं है इस नेगेटिव का, क्योंकि इन सभी ट्रांजैक्शन का हमने इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाला है। ऑब्वियसली हमको ये पैसे इस पूरे सिस्टम में डालने पड़ेंगे, so हमारे लिए ये ट्रांजैक्शन पॉजिटिव होगा, so which will be cancel this transaction with negative, so but if you want it you can keep it, otherwise there is no need of this negative। your present value for all these transaction at this point of time will be 2486.84, यानी कि आपको आज इतने पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब आप इस रेट के साथ इस टाइम इंटरवल में 3 साल के इंटरवल में आप हर साल 1000 रुपए ले पाएंगे। दैट इज हाउ यू डू इट। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये चीज अब समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप वीडियो बैक करके देख लीजिए। कैश फ्लो में हमने पॉजिटिव कैश फ्लो और नेगेटिव कैश फ्लो के साथ साथ
फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कैसे हम उसको यूज करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स पर उनको कैसे यूज करते हैं, ये हमने सीखा है नेट प्रेजेंट। दोस्तों तो हमने कैश फ्लो में पॉजिटिव कैश फ्लो और नेगेटिव कैश फ्लो का यूज करते हुए प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये हमने सीखा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इसको बैक करिए वीडियो को, जिस सेक्शन से आपको डाउट है वहां से इसको दोबारा देख लीजिए। और उसके बाद हम लोग का, चूंकि आज के चैप्टर का टाइम खत्म हो रहा है आज के सेशन का, हम लोग अब अगले सेशन में मिलते हैं और उसमें हम लोग इसमें थोड़ी सी और चीजें ऐड करेंगे। हम लोग एनुटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, सिर्फ थोड़े से माइनर से चेंजेस है, उसको समझेंगे और इससे जुड़े हुए हम और एग्जांपल लगाएंगे। ये जो हमने प्रोसेस यूज किया है, कन्वर्जन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रोसेस हमारा इस पूरे चैप्टर में चलने वाला है। सभी सवालों में ये फॉर्मेट यूज होने वाला है। अगर आपको अभी भी इसमें कोई 1-2% का डाउट है, आप वीडियो बैक कर लीजिए, तब भी आपको डाउट क्लियर नहीं होता है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग लगभग हर सवाल में यही सब चीजें रिपीट करने वाले हैं। सो देयर इज नो नीड टू गेट पैनिक। जितना आप समझ सकते हैं, जितना आपको अंडरस्टैंड हो सकता है उतना आप करिए। बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम लोग और कई एग्जांपल करेंगे, वहां पर आपका क्लियर हो जाएगा। बट वैसे जैसा मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमने ये छोटे से एग्जांपल में कैलकुलेट किया है, आपको समझ में आ गया होगा। द होप कि आप अपनी प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियोस देख रहे हैं, असाइनमेंट देख रहे हैं, असाइनमेंट्स को सॉल्व कर रहे हैं, क्लास शीट्स को सॉल्व कर रहे हैं और हमारे लेक्चर्स को, वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ जो इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं आज के लिए आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में। नमस्कार।